हेलो प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, मैं हूं भरत कुमार और महत्वपूर्ण क्लास में आज आपके सामने हाजिर हूं मी एंड माई यूट्यूब क्लास की ओर से। आज हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो अपना बीए फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है उसमें यूनिट है 5। तो हर यूनिट के मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उसका एक लाइव सॉल्यूशन आपको सामने रखा है। तो पिछले 4 सॉल्यूशन हो गए हैं। अगर आपको पिछले सॉल्यूशन को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से मिल जाएगा। आज हम अपनी 5वीं यूनिट के जितने भी इम्पोर्टेंट मोस्ट प्रश्न बनते हैं उसको एसजीटी एग्जाम में कैसे आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके सामने यहाँ पे लाइव सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिसने टेस्ट नहीं दिया या जो बाहर रहते हैं तो ये टेस्ट को देख लें और समझ लें, ताकि आपका जो 5वां यूनिट है वो तैयार हो पाए। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें प्रश्न दिया था कि निरपेक्ष गरीबी का अर्थ बताते हुए भारत में गरीबी को कैसे परिभाषित किया गया है वो समझाना है। तो निरपेक्ष गरीबी का मतलब होता है वास्तविक गरीब, यानी जिसको या वह व्यक्ति जो अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाए। तो ये है निरपेक्ष गरीबी का अर्थ। निरपेक्ष गरीबी का मतलब होता है वास्तविक तौर पे गरीब जो कमा रहा है लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भर रहा है। ठीक है ना, रोटी कपड़ा मकान जैसी सुविधा है, बेसिक सुविधा वो भी नहीं मिल पाए, काफ़ी गरीब है, तो वो कहलाता है निरपेक्ष गरीबी। और भारत में गरीबी को परिभाषित करने के लिए क्या सिस्टम रखा गया है? तो भारत में गरीबी को परिभाषित करने के लिए रखा गया है कैलोरी। किसके आधार पे? कैलोरी। यहाँ पे रखा गया है कि ग्रामीण कल्चर में अगर कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी से कम का भोजन ग्रहण कर रहा है तो वह गरीब माना जाएगा, क्योंकि अगर गरीब है तो अच्छा पौष्टिक भोजन नहीं बना पाता है तो वो गरीब माना जाता है। और ये बात कही गई है शहरी क्षेत्र में अगर कोई रह रहा है और वह रेगुलर जो खाने में है उस खाने में अगर 2100 कैलोरी से भी कम पौष्टिक भोजन ग्रहण कर रहा है, उसकी मजबूरी है, और 2100 कैलोरी से भी कम ग्रहण भोजन हो रहा है, तो ये कहलाएगा भारत में गरीबी की परिभाषा कि गरीबी किसको माना जाए। क्लियर हो गया। बात आती है दूसरी, कास्ट इन इंडियन पॉलिसी जो पुस्तक है वो किसकी है और किस बारे में है? तो ध्यान रखिएगा, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स यह है रजनी कोठारी की। आप पूरा लिखना चाहें लिखे प्रोफेसर रजनी कोठारी। और किस बारे में है? तो इनकी पुस्तक भारतीय राजनीति में जाति के दृष्टिकोण पर आधारित है। समझ में आ गया? यानी भारत की राजनीति में जाति की भूमिका, जाति की व्यवस्था या जाति के बारे में जो है वह इनकी ये पुस्तक है। फिर गठबंधन सरकार क्या समझते हैं? एक चीज ध्यान रखिए, ये अति लघुरात्मक प्रश्न है तो आपको इसको 2 से 3 लाइन में ही उत्तर देना होता है, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो उसी अकॉर्डिंग आप उत्तर देंगे। प्रश्न को भले ऐसा लगे कि बड़ा है, लेकिन अगर आपको अति लघुरात्मक आया तो उतना ही लिखना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे गठबंधन सरकार, तो हम लिखेंगे संसद में लोकसभा के अंतर्गत 2 से अधिक राजनीतिक दलों से मिलकर बनी सरकार। समझ में आ गया? तो वो गठबंधन होगी। गठबंधन का मतलब ये है कि अगर कोई चुनाव हो गया और चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, जब किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वो सरकार बनाने के लिए बाकी जो जीते हुए जो दल होते हैं उनको अपने साथ मिलाकर वो एक गठबंधन सरकार बनाता है। ठीक है, अब लघुतरात्मक प्रश्न है। लघुतरात्मक प्रश्नों को आपको 250 शब्दों में उत्तर देना। कितने? 250 शब्दों में, यानी कम से कम 1.5 से 2 पेज भरेंगे।
तो अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ मोटे मोटे पॉइंट ही बताऊंगा और समझाऊंगा, बाकी लिखना आपको है कैसे करना था। राजनीतिक अपराधीकरण के क्या कारण, भारत के अंदर राजनीतिक अपराधीकरण क्यों बढ़ रहा है, या राजनीतिक अपराधीकरण के क्या कारण, अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे। तो आपके सामने मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे रख रहा हूँ। भारत में राजनीतिक अपराधीकरण के कारण, तो आप जो भी लिखे पूरे हेडिंग से लिखेंगे। जैसे पहली बात लिखूँ, बेरोजगारी एवं अशिक्षा, क्योंकि भारत में जब कोई बेरोजगार होता है या अशिक्षित है तो वो उसका एक ही काम होता है, वो किस ओर ध्यान दे, राजनीति पे। और राजनीति पे ये एक बड़ा कारण भी हम कह सकते हैं कि राजनीति में अपराधीकरण का कारण है कि लोगों का अपराध की ओर बढ़ना, क्योंकि लोगों के पास जब कमाने के सोर्स नहीं होते हैं तो वो अपराध करने की ओर बढ़ते हैं। इस तरह से वो अपराध की ओर बढ़ते हैं तो अपराध होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम, तो इनके पॉइंट को जब हम देखें तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की कि भाई भारत में राजनीतिक जो अपराधीकरण है वो क्यों हो रहा है या किन वजह से हो रहा है। तो पहले तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, नैतिक मूल्यों का पतन। नैतिक मूल्य, अगर व्यक्ति है वह चरित्रवान नहीं होगा तो जब उस व्यक्ति में उसके कर्तव्यों का बोध नहीं होता है तब वह नैतिक से पतन हो जाता है और वह गलत राह पे होता है और गलत लोगों से संगति करके वो राजनीति में अपनी मंशा पूरी करना चाहता है, तो ऐसे लोगों से अपराध होता है। दूसरा मैंने बता दिया, बेरोजगारी, अशिक्षा और गरीबी। गरीबी क्या कुछ नहीं करवाती तो वो अपराधी भी बना देती है, तो ये रीज़न है। इसके अलावा हम बात करें कि भारत की जो राजनीतिक दल है उनका एक ही लक्ष्य होता है, सत्ता प्राप्ति। देखिए, अब जैसे हम बात करें भारत के जो राजनीतिक दल होते हैं, अगर वे राजनीतिक दल राजनीति के हिसाब से आए, जैसे कहते हैं खेल खेलना तो खेल की भावना से खेलिए, वैसे ही जो भी राजनीतिक दल होता है उसे राजनीति के कुछ कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए राजनीति में आना चाहिए, उसका कुछ उत्तरदायित्व होना चाहिए। लेकिन आज के समय क्या है, जो भी राजनीतिक दल, पार्टियां वगैरह होती है वो अपने मतलब के लिए आते हैं, अपने फ़ायदे के लिए होते हैं और राजनीति के साथ खिलवाड़ करते हैं, राजनीति को अपने हिसाब से यूज करते हैं। तो इस तरह से वो सिर्फ अपनी सत्ता पालते हैं ना, येन कैन प्रकरण, मुझे सत्ता में आना और मौज करना, पैसे कमाने। तो इस तरह से राजनीति है वह अपराधियों का गढ़ बन जाती है और अपराधी भी यही सोच के आते हैं। तो ये जब भी लिखे आप हेडिंग के साथ और फिर हर एक पॉइंट को समझाना है। मैं सिर्फ आपको पॉइंट को यहाँ पे ओरली समझा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4 की बात करें तो पॉइंट नंबर 4 में ध्यान रखिएगा कि एक जो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट जो होता है वो मैं आपको बताऊं, तो वो है कि शासन की क्षमता और गुणवत्ताओं में भारी कमी, या फिर शासन की क्षमता एवं गुणवत्ता में भारी कमी। ये बात भी सही है। शासन यानी सरकार, वो तंत्र पूरा जो है, प्रशासन वगैरह, वो अगर सही से काम नहीं करेगा तो अपराध और ज़्यादा अपराध होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट करें 5वां, लोकतंत्रीय चुनाव में धन एवं बाहुबली की बढ़ती भूमिका ये कारण भी है। लोकतंत्र में चुनाव जीतने के लिए धन का जो गलत उपयोग हो रहा है ना, वो भी एक वजह है। या फिर जो बाहुबली होती है वो किसी चुनाव तंत्र में धांधली करवा देता है, हिंसा करवा देता है, या इसके अलावा हम और बात करें कि वो ऐसे और भी कार्य करवाता है जिससे लोकतंत्र चुनाव वो निष्पक्ष रूप से न हो पाए। तो ये वो कारण है जिससे हम ये मानते हैं कि चुनाव जो होता है वह अपराध की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है, अब ये एक और एक नेता है, नेता को जीतना है लेकिन वो गलत संगति का है, तो वो अपराधियों से पैसे लेकर चुनाव में आकर जीतेगा, तो वो नेता भी उस अपराधी के इस बाद में काम करेगा, तो ये अपराध गलत और राजनीति गलत हो जाती है। तो ये 5 पॉइंट लिखने काफ़ी, और हर एक पॉइंट को समझाओगे तो आपके 250 शब्द हो जाएंगे।
भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, वो वरदान के रूप में काम कर रही है, अभिशाप के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राजनीति में जाति की जो भूमिका है, इसको हम देखें तो इसके दो पक्ष होते हैं। कौन से पक्ष होते हैं? दो पक्ष, ठीक है। दो पक्ष से तो पहला पक्ष हम देखते हैं सकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष देखते हैं तो देखते हैं कि या फिर सकारात्मक से सीधे ही रखे पक्ष, पहला पक्ष क्या लिखें हम? पहला पक्ष, पहले पक्ष। अब पहले पक्ष के अंदर आप ध्यान रखिए, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? इसके अंदर आपको लिखना है कि पहले पक्ष में क्या चीज़ें है, राजनीति में जाति से क्या हुआ। तो राजनीति में जाति से एकता का अभाव हुआ, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय हित से ज़्यादा जातिगत हित ये चीज़ आप समझ रहे हैं ना कि एकता नहीं होगी। जब जाति के आधार पर होगा तो हर अलग अलग जातियाँ बन जाएगी, तो देश एक यूनिटी नहीं आएगी। इसी के साथ सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि राष्ट्र का कल्याण। लेकिन एक जाति दूसरी जाति, एक जाति का व्यक्ति उसकी जाति की व्यक्ति की बात करेगा, उसकी भलाई की बात करेगा। इसलिए सभी जाति अपने अपने हित की बात करती है, तो राष्ट्रीय हित न होकर जातिगत हित हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें कि तीसरा पॉइंट हम इसमें लिखें कि और क्या हो सकता है, तो देश की विकास नीति में अवरुद्ध। देश के लिए विकास के कार्यों की नीति करें तो वो भी अवरुद्ध हो जाएगी। देश का जो विकास है वो सही से सक्षम नहीं हो पाता है। या फिर हम ये बात करें कि देश की जो विकास की नीति है वो जातिगत आधार पर बढ़ जाती है, वो जाति ये जाति, और जाति जब करेंगे तो जाति के आधार पर भारत में ये जो व्यवस्था है वो बिगड़ जाती हैं, और इसी तरह से भारत में ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। और दूसरा हम बात करें कि जब किसी को कोई जानकारी नहीं होती है तो जाति की जो व्यवस्था है और ज़्यादा राजनीति को ख़राब करती है, समाज को ख़राब करती है। लेकिन अगर उसका दूसरा पक्ष हम देखें, द्वितीय पक्ष देखें, तो क्या है, जाति क्या कर रही है? तो जाति के आधार पर जब चुनाव होते गए तो इस तरह से क्या हुआ कि कुछ जातियों की स्थिति में सुधार हुआ। एवं दूसरा बात करें, जातिगत एकता बढ़ी। जाति से दूसरा क्या हुआ कि जातिगत एकता बढ़ी लोगों में, ये मेरा जाति भाई, ये मेरा जाति भाई, इस तरह से जाति एकता बढ़ी, जातियों में एकता हुई। इसी तरह से लोकतंत्र में जातिगत आधार पर, लोकतंत्र में जातिगत आधार पर भागीदारी बढ़ी। क्या बढ़ी? भागीदारी बढ़ी। मतलब ये सिंपल हुआ ना कि पहले पे किसी जाति को कोई मतलब ही नहीं होता था, लेकिन अब एक जाति वाला बंदा अगर चुनाव में लड़ रहा है तो वो दूसरी अपनी ही जाति के बंदों को लाएगा। इस तरह से हम ये कहें कि दोनों चीज़ें हो रही है, जाति से राजनीति को फायदा भी हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है। इसलिए हम लास्ट में निष्कर्ष में क्या कहेंगे? निष्कर्ष में ये वरदान है, अभिशाप। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जाति को राजनीति में उपयोग पर निर्भर करता है कि जाति का रोल या भूमिका क्या होगी, तथा यही बात तय करती है कि जाति वरदान है या अभिशाप है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आ जाता है कि जाति को जैसा अच्छा है वैसा यूज करें। तो अगर जाति को अच्छे काम के लिए यूज किया जाए तो राजनीति में अच्छा प्रभाव होगा, जाति को मतलब के यूज किया जाए जो जाति है वो अभिशाप बन के रह जाती है। तो ये चीज़ें हमें अपने देख ली। अब आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं जो बहुत ज़रूरी है, उसको देखते हैं। अभी पेपर पूरा नहीं हुआ है, अपने 5 प्रश्न ही हुए, अभी निम्नात्मक प्रश्न बाकी है। तो
जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो काफ़ी मोस्ट हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न की हम जब बात करें कि नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए क्या था, भारत में गरीबी के कारण, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। छठा प्रश्न, भारत में गरीबी के कारण एवं सुझाव बताइए। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे बात करें तो भारत में गरीबी के कारण क्या है, तो पहला गरीबी का कारण क्या है, हम बात करते हैं अशिक्षा। क्या है, अशिक्षा हो गई। दूसरा कारण क्या है, बेरोजगारी। दूसरा कारण क्या है, बेरोजगारी। इसी के साथ तीसरा कारण है आवश्यक रोजगार अप्राप्ति। इसके अलावा नेक्स्ट कारण कहें समाज में असमानता एवं रूढ़िवादिता। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि। पांचवा कारण हम लिखें जागरूकता का अभाव एवं भेदभाव नीति। ठीक है, ये अपने जाति के कारण के भी मतलब गरीबी क्यों होती है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, आवश्यक रोजगार नहीं मिल पा रहा है, या रोजगार करने वाले व्यक्ति तो हैं लेकिन उनको पैसा इतना मिल रहा है कि गरीबी हो रही है, बेरोजगारी है, काम करने वालों को काम नहीं मिल पा रहा है, समाज में असमानता है, भेदभाव है या रूढ़िवादिता है, जो गांव से बाहर नहीं जा रहे, कमा नहीं रहे हैं, या घर पे या गांव में रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और जनसंख्या ज़्यादा होगी तो सबको जरूरत पूरी नहीं होगी तो गरीबी में जीवन यापन करना पड़ेगा, और जागरूकता नहीं है, तो यही वो कारण है जिससे गरीबी बढ़ रही है। लेकिन अब इसके लिए सुझाव क्या करें, तो सुझाव के तौर पे पहला तो मैं आपका ही पॉइंट बता देता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, जनसंख्या को नियंत्रण। क्या करना है, जनसंख्या को नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आवश्यक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट बात करें देश की आर्थिक विकास की नीति को तीव्र करना। ये आपको सब पॉइंट बता रहा हूँ, पॉइंट आप लिखेंगे समझाएंगे। अब देखो, काम नहीं है तो देश को क्या करना पड़ेगा, अपना आर्थिक विकास स्पीड कराना पड़ेगा, तभी देश का आर्थिक विकास होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। चौथा है कि कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें पांचवा, शिक्षा एवं जागरूकता बढ़ाना। तो ये वो कारण है जिससे गरीबी को कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं, ये हो गए अपने लघुतरात्मक प्रश्न। अब निम्नात्मक प्रश्न है वो यहाँ पे। अब अगर आपको लोड करने में टाइम लग रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए खचा करके, और हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट सातवां प्रश्न। ठीक है, सातवां प्रश्न आपके सामने, गठबंधन सरकारों की विशेषता।
अब देखिए, ये जो प्रश्न है मैं आपको समझा रहा हूँ, और अगर आप यहाँ तक पहुँचे अभी भी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर ये प्रश्न अगर आपको चाहिए तो आपको ये प्रश्न का आंसर चाहिए तो आपको कमेंट करना होगा, और कमेंट करने के बाद उसको ये इस आंसर का लिंक है, वीडियो लिंक वो मिल जाएगा। तो आपको अगर आप ये देख रहे हैं तो इस वीडियो का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो वापस कह रहा हूँ, आपको मुझे कमेंट करना होगा इस वीडियो में, तब आपको एक लिंक दिया जाएगा जिसमें इस आंसर का सॉल्यूशन मिलेगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लेकिन वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं इसका दूसरा पार्ट या दूसरा एक वीडियो है उसमें आपको ये मिलेगा। तो इसके लिए इस वीडियो का इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करने पर ही मिलेगा। तो समझा देते हैं पहले गठबंधन सरकार की विशेषता क्या है। गठबंधन सरकार, तो गठबंधन सरकार जब दो दलों की या दो से ज़्यादा दलों की मिलीजुली सरकार होती है तो वो जो सरकार होती है वो कमज़ोर सरकार होती है, क्योंकि हम समझा रहे हैं, लिखवाने का थोड़ा टाइम कम रहेगा। तो वो कमज़ोर सरकार होती है और अस्थायी सरकार होती है, क्योंकि वो समय से पहले ही गिर जाती है। इस तरह से वह सरकार कमज़ोर सरकार होने के साथ साथ बार बार चुनाव करवाना पड़ सकता है, लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया या समय बाधित होता है, और जब इस तरह का जब हो तो देश की राजनीति पर लोगों का विश्वास उठ जाता है, लोकतंत्र प्रभावित होता है, और जो सरकारी कर्मचारी है उस पर भी निरपेक्ष प्रभाव पड़ता है। पूरा आंसर है मैंने आपको बता दिया है, कहाँ से मिलेगा आप मुझे कमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो इम्पोर्टेंट बनता है, भारत में गरीबी निवारण के कार्यक्रम, भारत में गरीबी निवारण के कार्यक्रम बताइए। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब देखिए ये दोनों है ना वो निम्नात्मक प्रश्न है। क्या है? निम्नात्मक प्रश्न है, और आपके निम्नात्मक प्रश्न आएगा वो 500 शब्दों में लिखना है, यानी कम से कम 4 पेज भरेंगे, 3 से 4 पेज, ठीक है ना, 3 से कम नहीं भरेंगे। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चंस का आंसर भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का जो आंसर है वो आपका एक लिंक दूंगा जिससे आप आराम से उस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज की इस क्लास को, लाइव सॉल्यूशन को यहीं पे एंड कर रहे हैं। अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा जिन्होंने क्लास नहीं ली है, तो वो उनको पता लग जाए। मिलेंगे दोबारा आपसे महत्वपूर्ण क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू।